स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो घरेलू हिंसा होती है वो एक ऐसा अपराध होता है जो कोई भी कर सकता है और ये किसी के साथ भी हो सकता है, महिलाओं के साथ भी और पुरुष के साथ भी। लेकिन जो मेजोरिटी में हम देखते हैं वो ये है कि जो महिलाएं होती है वो ही घरेलू हिंसा का ज्यादा शिकार बनती है। तो साथियों, घरेलू हिंसा क्या होती है और इसके कानूनी प्रोविजंस क्या हैं, इस पर हम डिटेल में आपके साथ एक वीडियो साझा कर चुके हैं। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और साथियों, आज की जानकारी में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, उन डाउट्स को क्लियर करेंगे जो घरेलू हिंसा से जुड़े हैं और आपके मन में उठते हैं, जिनके बारे में आपने कई बार कमेंट्स में हमसे पूछा भी है। जैसे पहला प्रश्न हम लेते हैं कि इस अधिनियम के तहत वो कौन सी महिलाएं होती है जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। तो हम आपको बता दें साथियों कि इसका उत्तर है कि हर वो महिला जो उस घर की बहू है, बेटी है या फिर सास है, अगर उसके साथ कहीं भी घरेलू हिंसा हो रही है, चाहे वह किसी पुरुष के द्वारा हो रही हो या फिर किसी महिला के द्वारा ही हो रही हो, तो वो महिला इस एक्ट के तहत कंप्लेंट अपनी फाइल कर सकती है। और साथियों, जो दूसरा प्रश्न है जो हमसे पूछा गया था वो ये है कि इस एक्ट के तहत इस घरेलू हिंसा की शिकायत कौन कर सकता है? क्या केवल पीड़ित महिला ही इसकी शिकायत कर सकती है या कोई और भी इसकी शिकायत कर सकता है उस महिला के अलावा? तो साथियों, इसका उत्तर है डोमेस्टिक वायलेंस की धारा 4, जो कहती है कि इस अपराध की शिकायत पीड़िता तो कर ही सकती है, लेकिन उसके अलावा उसका कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है या फिर कोई भी अनजान व्यक्ति जिसको इसकी नॉलेज हो या जिसको पता हो कि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होने वाली है, वो व्यक्ति भी इसकी शिकायत कर सकता है। चाहे तो कॉल करके या पुलिस स्टेशन पर जाकर, या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं उनको भी इसकी शिकायत की जा सकती है और सीधा ही डायरेक्ट आप कोर्ट में भी इसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, जो इसी से ही जुड़ा है, यानी जो पीड़ित महिला है वो किस कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। हम आपको बता दें कि पीड़ित महिला के पास यहाँ 3 ऑप्शन मौजूद है। पहला, पीड़ित महिला जहाँ शिकायत के टाइम रह रही है वो वहाँ के मैजिस्ट्रेट को इसकी शिकायत कर सकती है। और दूसरा ऑप्शन है कि घरेलू हिंसा की घटना जहाँ पर घटी थी वहाँ के मैजिस्ट्रेट को इसकी शिकायत कर सकती है। और तीसरा कि जो विरोधी पक्ष हैं वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी वो महिला इसकी शिकायत कर सकती है। यानी यहाँ पर महिला को अधिकार दिए गए हैं कि वह अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इन तीनों में से कहीं पर भी मैजिस्ट्रेट को अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जो घरेलू हिंसा होती है इसकी शिकायत न्यायिक मैजिस्ट्रेट को पेश की जाती है, चाहे डायरेक्ट पेश की जाए या फिर पुलिस ऑफिसर या प्रोटेक्शन ऑफिसर के माध्यम से ही पेश की जाए। और साथियों, हम आपको बता दें कि जब भी मैजिस्ट्रेट के पास ऐसी कोई शिकायत आती है तो मैजिस्ट्रेट उसे प्रोटेक्शन ऑफिसर को रेफर कर देता है, जिसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर इस पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करता है। और रिपोर्ट के बाद मैजिस्ट्रेट ये तय करता है कि शिकायत बनती है या नहीं, जिसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि शिकायत सही है तो वह ऑपोजिट पार्टी को कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन भेजता है। और अगर पेश हो जाती है पार्टी तो उसके बाद उस मैटर को समझौते के लिए भेज दिया जाता है। अगर वहां समझौता हो जाता है तो मैटर शॉर्ट आउट हो जाता है, अदरवाइज जो प्रक्रिया है वो आगे चलती रहती है। इसके अलावा साथियों, हम आपको बता दें कि जो ये घरेलू हिंसा का मैटर होता है वो ना तो पूरी तरह से सिविल होता है और ना ही पूरी तरह से क्रिमिनल होता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है उसे यहाँ फॉलो किया जाता है। और इसी एक्ट की धारा 28 मैजिस्ट्रेट को छूट देती है कि मैजिस्ट्रेट मामले को देखते हुए जैसी चाहे वैसी प्रोसेस को अपना सकता है। और जनरली देखा गया है कि ऐसे मैटर्स में यानी घरेलू हिंसा के मामलों में सिविल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जहां एक बार कंप्लेंट दर्ज होने के बाद दूसरी पार्टी को समन देकर कोर्ट में बुलाया जाता है और उसे वहां पर जवाब देने के लिए बोला जाता है, यानी उसका रिप्लाई मांगा जाता है उस कंप्लेंट के ऊपर। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जमानत लेने जैसा कोई भी प्रोविजन नहीं होता, न ही यहाँ पे सजा और दंड दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर किसी भी ऑर्डर को आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, उसकी अवहेलना करते हैं, तो उसके लिए आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें समन के द्वारा पार्टी को बुलाया जाता है, अपोजिट पार्टी को, और उससे रिप्लाई मांगा जाता है। तो साथियों, जैसे ही कंप्लेंट का रिप्लाई कोर्ट में जमा हो जाता है उसके बाद दोनों ही पक्षकार, जो कंप्लेनेंट है और रिस्पोंडेंट है, वो अपने एविडेंस पेश करते हैं गवाह के रूप में या फिर किसी डॉक्यूमेंट के रूप में। इसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती है, चाहे वह प्रोटेक्शन ऑर्डर हो, मेंटेनेंस ऑर्डर हो, कंपनसेशन ऑर्डर हो या शेल्टर ऑर्डर हो। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कोर्ट उस मामले के बीच में भी यानी मिड में भी इंटरिम ऑर्डर के रूप में इन आदेशों को पारित कर सकती है।
तो ये तो थी कोर्ट की प्रोसेस। तो चलिए इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को समझते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर किसी महिला के पास पैसे नहीं है तो वो उस स्थिति में अपना केस कैसे लड़ सकती है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 39A हर महिला को और जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन्हें ये अधिकार देता है कि वह मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें वकील से लेकर कोर्ट की फीस तक का सारा खर्चा सरकार वहन करती है। जिसमें पीड़िता को चाहिए कि वह एक एप्लीकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA या फिर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को दे दे। और साथियों, इस टॉपिक पर भी हम आपके साथ पूरी डिटेल में एक वीडियो साझा कर चुके हैं। साथ ही घरेलू हिंसा पर भी हम आपके साथ एक वीडियो साझा कर चुके हैं डिटेल में। उन दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएंगे। आप वहां से उन्हें चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको हमारी आज की जानकारी समझ आई होगी। अगर इससे जुड़ी आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।